पढ़ेंगे। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर दो टाइप के सिस्टम पढ़ेंगे। क्या? देखो, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग होता है। दोनों सेम तरह के तो होते नहीं है, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, ठीक है। और ह्यूमन रिप्रोडक्शन में कुछ टर्म्स आती हैं, उन टर्म्स को मैं पहले डिस्कस कर लेता हूँ। पहली टर्म गैमेटोजेनेसिस क्या होता है ये बताइए। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्यों इंपॉर्टेंट है? रिप्रोडक्शन का मतलब अपने को सबको पता है, रिप्रोडक्शन अपने पढ़ते आ रहे हैं। क्या रिप्रोडक्शन किस लिए इंपॉर्टेंट है? रिप्रोडक्शन के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, तो सेम सिस्टम यहाँ चल रहा है, ठीक है। अब ह्यूमंस के अंदर क्या है, दो सिस्टम होते हैं, मेल और फीमेल। क्यों होते हैं? क्यों होते हैं? क्योंकि ह्यूमंस जो होते हैं वो क्या होते हैं, यूनिसेक्सुअल एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है, अलग अलग होता है। क्लियर? पहली टर्म है गैमेटोजेनेसिस। आपको पता है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपको पता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जब होता है तो क्या होता है, गैमेट्स फॉर्मेशन होता है। अरे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सबसे पहला वो क्या है, गैमेट्स का फॉर्मेशन होना। तो यहाँ पे गैमेट्स का फॉर्मेशन होता है, मेल एंड फीमेल गैमेट। तो बेटा गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस सबसे पहले जरूरी है। अरे गैमेट्स ही नहीं बनेंगे तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। सही है, बोलो क्या मतलब है इसका टर्म का? नेम से क्लियर है। गैमेटो, गैमेटो मतलब गैमेट्स, और जेनेसिस मतलब उसका फॉर्मेशन होना। समझ गए? गैमेट्स का फॉर्मेशन होना, जिसमें आपको पता है गैमेटोजेनेसिस में क्या होता है। देखो, अगर मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसकी प्रोसेस नहीं है अपने, लेकिन नाम अपने को पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, अगर फीमेल, देखो मेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो स्पर्मेटोजेनेसिस। नेम से क्लियर है, स्पर्म, यहीं से आगे क्या लगाना है, मेटोजेनेसिस। नींद में है क्या? उठ जा। और फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो क्या बोलेंगे, क्या बोलते हैं, oogenesis। क्लियर है? तो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis। क्लियर? चलो पहले ये बताओ, सबसे पहले चलते हैं प्राइमरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं। चलो ये टेस्टोस्टेरोन वगैरह जब करेंगे तब कर लेंगे, कोई बात नहीं, छोड़ो। हाँ, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या होते हैं, यहां पे सबसे पहले अपने यहां आ जाते हैं। नहीं पता प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स क्या है? नहीं, कोई भी? अरे छोटी क्लास में पढ़ के आए हो भाई, ये जानी तो बोल ही नहीं रही, हमेशा तो भाग। जो नहीं आता उसमें कैसे बोलूं? यही बात है, जो आता है उसी में चीची चीची करने की आदत है। दूसरा देखो, चलो गैमेटोजेनेसिस के बाद में गैमेट फॉर्मेशन हो गया। आपको पता है स्पर्मेटोजेनेसिस से क्या बनेगा, स्पर्म, और oogenesis से क्या बनेगा, सुना नहीं मैं, क्या वो प्रोजेस्टेरोन? नहीं नहीं नहीं, ओवम। ये गैमेट की बात कर रहा हूं भाई, एग की बात कर रहा हूं, ठीक है। एग सेल बनेगी यहां पे, ठीक है। अच्छा, सेकंड, जब गैमेटोजेनेसिस हो जाएगा तो दूसरा स्टेप क्या होता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, गैमेट्स बन गए, स्पर्म बन गया, एग बन गया। अब क्या होगा आगे रिप्रोडक्शन करने के लिए, फ्यूजन। तो क्या बोलेंगे उसको, अरे क्या बोलेंगे, फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? अरे पहले गैमेट बनेंगे, फिर क्या बनेंगे, फिर क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन कब होगा, फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज करेगा, यही होता है। अरे फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, यही होता है ना बेटा, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। सही है? चलो, फर्टिलाइजेशन से पहले, फर्टिलाइजेशन से पहले आपको पता है फर्टिलाइजेशन के लिए मेल गैमेट को फीमेल गैमेट में पहुंचाना पड़ता है।
अरे फीमेल गैमेट के पास पहुंचाना पड़ता है, और आपको पता है वी आर यूनिसेक्सुअल, तो क्या हो गया, फीमेल गैमेट कहां पे है, फीमेल बॉडी के अंदर है, और मेल गैमेट कहां है, मेल बॉडी के अंदर है। तो यार मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचाने के लिए का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? इंसेमिनेशन। समझ गए? अरे मेल से फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, वेजाइना है, उसमें स्पर्म्स को पहुंचाना क्या हो गया? इंसेमिनेशन। क्या हो गया? मेल गैमेट को क्या करना? ट्रांसफर करना कहां पे? मतलब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर। ठीक है, क्लियर? हाँ, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सबसे पहले बात करते हैं बेटा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स की। क्लियर? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब भी अपने बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो सबसे पहला ऑर्गन आपके दिमाग में क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन बोलो, क्या आता है? ठीक है, क्या आता है? ठीक है, आईएस भी लगा देते हैं। क्या आता है? ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो ऑर्गन है, मेन ऑर्गन जो है वो क्या है? टेस्टिस है। ठीक है, इसी में स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस चलती है, इसी के अंदर से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट होता है। सही बात है? बोलो, चलो। तो बेटा ये जो टेस्टिस है इनको बोलते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है? टेस्टिस। कितने होते हैं? कितने होते हैं? वन पेयर। वन पेयर का मतलब 2। ठीक है, इसके अलावा रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बहुत सारी अलग अलग ग्लैंड्स भी होती हैं। ठीक है, जो आपके रिप्रोडक्शन में हेल्प करती हैं। उनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स बोलते हैं। प्राइमरी क्या है? टेस्टिस, और इसके अलावा जो भी हैं, जितनी भी एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, सब वो क्या है? ठीक है, तो कौन कौन सा लिखोगे? यस, ठीक है, कई सारे लिख देता हूं। प्रोस्टेट ग्लैंड है ये भी। काउपर्स ग्लैंड। ठीक है, ये सब क्या है आपके? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, इसके अलावा और कौन कौन से पार्ट होते हैं? हाँ बोलो ना, बोलो। सही है, ये कॉमन ट्यूब। और फोर्थ जो आउटर जो ऑर्गन होता है वो क्या होता है? पेनिस। ठीक है, ये चार जो है क्या है? ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर आते हैं। अपने इतनी स्टडी करेंगे। क्लियर? अब सबसे पहले कौन सा है? हाँ लिख लो। ये कौन से हैं? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो इसमें जितनी भी क्या है, सारी की सारी एक्सेसरी ग्लैंड्स आ जाएंगी। ठीक है, इसके अलावा यूरोजेनिटल ट्रैक वगैरह, मतलब डक्ट्स जो है, जिसमें आप एक यूरिनोजेनिटल ट्रैक ले लो और एक वास डिफरेंस ले लो। ठीक है, ये दोनों डक्ट्स भी आ जाती हैं। ये नेम्स अपने इसके अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं किससे? आपके टेस्टिस से। ठीक है, स्टार्ट। तो ये आपके इस इतना मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में पढ़ लेंगे। अब स्टार्ट करते हैं टेस्टिस से। देखो टेस्टिस में क्या है? कितने होते हैं? 1 पेयर। 2 होते हैं। तो बेटा 2 किस में प्रेजेंट होते हैं? सबसे पहली बात तो ये है,
थोड़ा डीप में पढ़ाऊंगा, ठीक है, ताकि कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाएं। क्लियर? ये क्या है? ये यहां पे टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं इस तरह से। क्लियर? ये आपकी एब्डोमिनल कैविटी है। एब्डोमिनल कैविटी समझते हो? एब्डोमिनल कैविटी क्या होती है भाई? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, वो कहां होते हैं? यहां पे यही होते हैं। अरे इंटरनली प्रेजेंट होते हैं ना, कहां पे प्रेजेंट है? देखो बेटा, ये क्या है? हेड, नेक, थोरैक्स, एब्डोमेन। ये वाला जो पोर्शन होता है एब्डोमेन होता है, ठीक है। तो आपके जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो कहां प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है ना, स्टमक वगैरह सब जहां पे होते हैं, राइट। लेकिन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है वो क्या है? एब्डोमिनल कैविटी के बाहर प्रेजेंट होता है। अरे एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक सैक, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होती है, जिसको क्या बोलते हैं? स्क्रोटम सैक बोलते हैं, जिसके अंदर वो प्रेजेंट होते हैं। एब्डोमिनल कैविटी से बाहर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये सब आप लोगों ने जनरली देखा होगा। क्लियर? अब देखो, इसके अंदर फ्लूइड लाइक सब्सटेंस भरा रहता है और वन क्या है? एक टेस्टिस एक साइड में प्रेजेंट होते हैं। क्लियर? लेकिन एक में क्या है? एक स्लाइटली थोड़ा सा अपर होता है, थोड़ा सा अपर होगा दूसरे से। क्यों? ताकि प्रेशर वगैरह के टाइम में क्रश ना हो पाए, ठीक है, आपस में दब ना जाए। इनकी वजह से क्या होता है? इनको थोड़ा सा स्लाइटली क्या किया जाता है? एक ऊपर होता है, ठीक है, लाइक प्रेशर वगैरह को मेंटेन रखा जा सके। क्लियर? चलो, दूसरा स्क्रोटम सैक। स्क्रोटम सैक में क्यों प्रेजेंट है? पहली बात ये। और बाहरी क्यों प्रेजेंट है? लाइक फीमेल्स बॉडी के अंदर क्यों नहीं प्रेजेंट? क्वेश्चन मार्क है ना। क्यों भाई? इजैक्यूलेशन के लिए, हाँ, इजैक्यूलेशन के लिए अपने को इंपॉर्टेंट क्या है? पेनिस, ठीक है। तो फिर गैमेट्स जो थे वो बॉडी के अंदर भी तो बन सकते थे, बाहर क्यों बन रहे हैं? तो याद रखेंगे, स्क्रोटम सैक में क्यों प्रेजेंट होता है? एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों प्रेजेंट होता है? क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए क्या होता है? स्पर्मेटोजेनेसिस, ठीक है, मेल गैमेट का प्रोडक्शन होना, सही है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए थोड़ा सा क्या है? टेम्परेचर जो है आपको क्या चाहिए? लो चाहिए। बॉडी टेम्परेचर से अराउंड 2 डिग्री क्या चाहिए? लोअर चाहिए। क्लियर? क्लियर हुआ? तो ये स्क्रोटम सैक में इसलिए प्रेजेंट होता है। क्या? क्योंकि बॉडी का क्या होता है? टेम्परेचर अराउंड 37 डिग्री सेल्सियस, सही है। उससे कम 2 डिग्री सेल्सियस अराउंड कम टेम्परेचर होगा तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होती है। समझ गए? अब ये टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करता है? तो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक मसल होती है, डार्टोस मसल। मसल क्या करती है? देखो, अगर मान लो गर्मी का टाइम है, समर, गर्मी का टाइम है तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी? हीट हो जाती है ना, अरे गर्म रहती है ना आपकी बॉडी। तो ये क्या होती है? डार्टोस जो मसल्स होती हैं वो इसको लूज कर देती हैं। तो क्या हो जाता है? स्क्रोटम सैक थोड़ा सा नीचे हो जाता है, बॉडी से दूर हो गया तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा? कूल हो जाएगा। क्लियर? सर्दियों के टाइम में क्या होता है? बाहर ठंड है लेकिन बॉडी क्या रहती है? गर्म रहती है। तो क्या हो जाएगा? डार्टोस मसल्स क्या करती हैं? स्ट्रेच हो जाती हैं और क्या हो जाते हैं? ये स्क्रोटम सैक थोड़ा सा ऊपर हो जाता है, बॉडी के साथ में टच हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? इसका टेम्परेचर क्या रहता है? मेंटेन रहता है। समझ आया? ये इतना है। तो स्क्रोटम सैक, और स्क्रोटम सैक, अब देखो टेस्टिस जो प्रेजेंट होते हैं स्क्रोटम सैक में, वो क्या होते हैं? उसमें लेयर्स प्रेजेंट होती है। यहाँ पे सारा फ्लूइड सब्सटेंस भरा रहता है, ठीक है। अब टेस्टिस की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक है। इतना समझ आ गया? कुछ ज्यादा नहीं याद रखना। क्या याद रखना है? 1 पेयर ऑफ टेस्टिस, ठीक है। 1 पेयर ऑफ टेस्टिस के बाद में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? स्क्रोटम सैक के अंदर प्रेजेंट होते हैं। स्क्रोटम सैक में क्या होता है? अराउंड 2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या रहता है? कम रहता है। स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है ये चीज, ठीक है। और जो मसल है वो कौन सी है? डार्टोस मसल है, जो इसको क्या है? मेंटेन रखती है, ठीक है। और इसमें क्या हुआ? एक टेस्टिस दूसरे से क्या होता है? स्लाइटली अपर होता है या स्लाइटली लोअर रहता है, ठीक है। स्लाइटली अपर मान लो एक। चलो, तुम में से कोई बायो लेने वाला है क्या आगे?
आगे चलते हैं। अब देखो टेस्टिस की स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। क्लियर? ये स्क्रोटम सैक वाली लेयर, ठीक है। क्या हो गया भाई? नहीं बता दे। अब देखो थोड़ा सा डीप चल रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन समझ आ जाएगा अच्छे से, ठीक है ना, क्या सिस्टम होता है। देखो भले से आपको 10th में जानना हो ना जानना हो, ठीक है भाई, 10th में इतना पढ़ना है कि नहीं, कम पढ़ना है, ज़्यादा पढ़ना है, MCQs आने वाले हैं, डीप में आने वाले हैं, थोड़ा सा डीप पढ़ने में अपना कुछ नहीं जा रहा, ठीक है। और फिर उसके बाद में बात यह है कि अपने ऐसी चीज़ के बारे में जानने हैं जो अपनी बॉडी की है, लाइफ प्रोसेस अपनी बॉडी से रिलेटेड था, तो उसको जानने में इंटरेस्ट अपने आप बनेगा, है कि नहीं। हाँ मुझे पता है बोर जरूर हो गए थे तुम लोग, लेकिन अच्छी चीज़ थी वो, थी ना। आपके 10th में ज़्यादा डीप में काम आए ना आए, लेकिन क्या हुआ, आपके लिए काम आएगा। क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, सबके बारे में जाना था अपनों ने, है कि नहीं है। तो वैसे आपकी बॉडी बायोलॉजी के बारे में जानने में कोई दिक्कत ही नहीं है। अब देखो तो बेटा इसकी 2 लेयर्स होती हैं। क्या होती हैं? 2 लेयर्स प्रेजेंट होती हैं। एक लेयर तो इसको मान लो आप क्या, ट्यूनिका एल्ब्यूजिना, ठीक है। और इसके बाहर एक और लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? ट्यूनिका वैजाइनलिस, ठीक है। ये 2 लेयर प्रेजेंट होती है। क्लियर? अब इसके बाद में अंदर घुसते हैं। टेस्टिस की स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स, नहीं? देखो इस तरह से लॉब्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इस तरह से क्या होते हैं, टेस्टिस की स्ट्रक्चर की जब स्टडी करते हैं तो अंदर क्या होते हैं, लॉब्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से, ठीक है। उनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, तो उनके अंदर होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं इस तरह से। क्या हुआ? बेटा ध्यान दे लो, पढ़ाई के अंदर कोई फ़ायदा नहीं है बातों में, एक बार पढ़ लो ताकि कंसेप्ट सारा समझ आ जाए, ठीक है। अपने ऊपर से चालू हुए थे और डीप से डीप अंदर जा रहे हैं ना। कम से कम आपको एट लास्ट ये पता होगा कि जो अपने रट्टे मारते थे ना ज़िंदगी में, क्या कि सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, लीडिक सेल्स क्या करती हैं, है ना, पढ़ना तो पड़ेगा। तो वो कहाँ प्रेजेंट होती है, वो अगर याद रहेगा ना दिमाग में तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए पढ़ लो, दाव मत दिखाओ। तो हंस क्यों रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। वो तूने फिर इसको हिला दिया, ये देख चित्र खाएगा वो। चलो अब देखो, तो इन लोब्स के अंदर क्या होता है, इन लोब्स के अंदर क्या होता है, बहुत सारी, ये अब बना अपने 2-3 रहे हैं, लेकिन क्या होती है लगभग 800-900 के अप्रॉक्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ठीक है ना, लोब्यूल्स के अंदर। अब देखो बाकी सब में नहीं बना रहा मैं, ठीक है, बहुत है इतना। अब यहां पे जाके क्या है, ये एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है, सारी आके मिलेंगी इसमें ऐसे, ठीक है, इस तरह से। और फिर ये नेट लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये इस तरह से
थोड़ा यहाँ बनाना था, कोई दिक्कत नहीं है। और डक्ट लाइक स्ट्रक्चर से जाते हुए कहाँ जाती है, ये बाहर ओपन हो जाती है। क्या था, सबसे पहले टेस्टिस पढ़ा। टेस्टिस के अंदर क्या है, छोटे छोटे लोब्यूल्स हैं। उन लोब्स के अंदर क्या प्रेजेंट है, नाम लिख लो इसका, लिख लो। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ठीक है, क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। अब देखो नेक्स्ट क्या होगा, ये जो है जो नेट, अब क्या होगा देखो, ये जो स्ट्रक्चर है, ये नेट लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये क्या है, रेटेटेस्टिस। क्या बोलते हैं इसको, रेटेटेस्टिस। कहने का मतलब क्या हुआ, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आके कहाँ जुड़ती हैं, ये सारे एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, इसको क्या बोलते हैं, रेटेटेस्टिस बोलते हैं, ठीक है। रेटेटेस्टिस क्या होगा, अब कुछ पाइप्स के थ्रू, ठीक है, एक हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर में जाके खुलता है, जिसको क्या बोलते हैं, मतलब ये भी डक्ट्स हैं एक तरह से, ठीक है, ये भी डक्ट है, हाईली कॉइल्ड है। उसके बाद में इस तरह से, अब ये आपने पढ़ा हुआ है वैसे, यहाँ पे इसको स्पर्म डक्ट बोलते हैं, अपने छोटी क्लासेस में बोलते हैं ना, वास्ट डिफरेंस बोलते हैं इसको। तो ये यहाँ पे आ गई वास्ट डिफरेंस, ठीक है, जिसको स्पर्म डक्ट भी बोलते हैं। अब देखो, तो ये क्या है, ये जो हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर थी, डक्ट में आगे खुली है, ये क्या चीज है, ये है एपिडिडाइमस। क्या है, एपिडिडाइमस, ठीक है। इसके 3 पार्ट होते हैं, अपने को उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। कैपुट, कॉर्पस और कोडा, 3 पार्ट होते हैं, इतना ज़्यादा डीप पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये क्या है, एपिडिडाइमस है। एपिडिडाइमस करता क्या है, अब देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या बनते हैं, ध्यान देना, क्या बनते हैं, स्पर्म बनते हैं, लेकिन वो इमैच्योर होते हैं। क्या होते हैं, इमैच्योर स्पर्मेटिड्स बनते हैं। वो रेटेटेस्टिस से होते हुए यहाँ एपिडिडाइमस में जाते हैं, और एपिडिडाइमस में लगभग 24 आवर्स तक वो रुकते हैं, ठीक है। और उनका क्या होता है, मैच्योरेशन होता है, ठीक है, फिजियोलॉजिकली मैच्योर होते हैं वो, लिख लो। क्लियर। ये जो पाइप्स हैं, ये जो डक्ट्स हैं, जिनके थ्रू रेटेटेस्टिस से एपिडिडाइमस में स्पर्म्स जा रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं, वासा एफ्रेंशिया। क्या बोलते हैं, वासा एफ्रेंशिया। अब यहाँ पे ना कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि एफ्रेंशिया कहाँ है और डिफरेंस कहाँ है, समझ गए। तो ये बात ध्यान रखना, वास्ट डिफरेंस नीचे है, स्पर्म डक्ट को बोलते हैं। क्लियर। तो ये टेस्टिस का बेसिक क्या था, स्ट्रक्चर था बेटा। टेस्टिस चल रहा था। अब देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स को अगर मैं यहाँ से इस तरह से सेक्शन काटता हूँ, इसका एक लोब का सेक्शन काटता हूँ, तो देखो कई सारी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, है कि नहीं है। अब ध्यान देना बेटा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो क्या है ये 3 मैंने बनाए, क्या है बोलो, क्या लगता क्या है देखने पे, ये क्या था, ये क्या था, तो भाई ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही हैं। 2 कैसे हो गई, अरे मैंने बोला ना एक लोब में क्या 700 800,
ट्यूब कैसी होती है, डक्ट ट्यूब्स कैसी होती हैं? तो ये गोल ही तो है। ये डक्ट है। अब इसको मैं यहाँ से काटूंगा तो कैसा दिखाई देगा? गोल ही दिखाई देंगे ना। तो ये क्या है बेटा? ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। ध्यान रखोगे क्या है तीनों? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। क्लियर? अब देखना यहाँ पे क्या क्या होता है। ठीक है, ये इसका क्या है? कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे प्रेजेंट है, ये वाला सारा। अब देखो यार, इसको पूरे लोग को काटोगे तो इसमें क्या हो गया? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। तो यहाँ पे क्या होगा? कनेक्टिव टिश्यू तो प्रेजेंट होगा ना बीच में, खाली थोड़ा होगा। तो यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट होता है। अब देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अलावा बीच बीच में, मतलब ये वाला जो आप इसको नाम दे दो क्या, ये इंटरस्टिशियल स्पेस है। इंटरस्टिशियल स्पेस है। ठीक है, और इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब, अब देखो यहां पे कुछ तरह की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इस तरह से बीच बीच में इनमें सेल्स प्रेजेंट होती हैं, छोटी छोटी। इंटरस्टिशियल स्पेस में, इंटरस्टिशियल स्पेस मतलब क्लियर हो रहा है? बीच का जो खाली स्पेस होगा वो क्या है? इंटरस्टिशियल स्पेस है। और इनके बीच में यहां पे सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे फिर? तो इनको बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस है, तो इसको यहीं से याद रखना क्या? इंटरस्टिशियल सेल। इसका दूसरा नाम क्या है? लीडिंग सेल। कौन सी सेल है? लीडिंग सेल। क्लियर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर क्या होता है? अब देखो, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर इस तरह से ये सेल्स प्रेजेंट होती हैं। इनको बोलते हैं सर्टोली सेल्स। कौन सी सेल्स हैं ये? ठीक है, सर्टोली सेल्स। क्लियर? इसके अलावा यहां पे जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो होती हैं जर्म सेल्स। कौन सी सेल्स? आपकी जर्म सेल्स या स्पोर मदर सेल्स, मतलब स्पर्म की जो मदर सेल होती है। ठीक है, ये हो गई जर्म सेल्स। ठीक है, अब देखो बेटा, ये जो सारी जगह है ये, ठीक है ना, हर जगह इसमें भी होगा सेम। अब ध्यान रखना, इन जर्म सेल से तो किसका फॉर्मेशन होता है? नहीं, पूरी लेयर है। अब देखो क्या होगा, इन सेल्स से डिवीजन होके क्या होके ये जर्म सेल क्या बनाएगी? डिवीजन करती है बेटा, डिफरेंट डिफरेंट डिवीजन करती जाती है और एट लास्ट क्या बनाती है? स्पर्मेटिड्स बनाती है। क्लियर हुआ? क्या बनाती है? स्पर्मेटिड्स वगैरह यहाँ पे फॉर्म होते हैं। किससे? इन जर्म सेल से डिवीजन हो के समझ में आया? और आपको बताया यार, एक जर्म सेल है वो फर्दर डिवीजन करेगी, फिर बहुत कई सारे डिवीजन होते हैं, डिवीजन फेज से गुजरती है, फिर जाके स्पर्म्स बनते हैं। तो बहुत सारी सेल्स होती हैं। मेन जो सेल्स है वो कौन सी है? जर्म सेल है, जो क्या करेगी? स्पर्म सेल बनाएगी। कौन से डिवीजन से? कौन से डिवीजन से ये जर्म सेल स्पर्म सेल बनाएगी? हो गए सारे? इतना पढ़ाने के बाद भी अगर ऐसे आंसर आएंगे ना, गलत बात है साफ। माइटोसिस था 2n से 2n, अरे जर्म सेल 2n है, n बनते हैं, हैप्लॉइड बनते हैं, पता नहीं क्या।
बताया था कि मियोसिस चलता है रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर है, और इस्तेमाल कहाँ करोगे उसका, बताया था ना। फिर अरे जर्म सेल तो बॉडी की सेल है 2n है, स्पर्म सेल तो n बनती है ना, तो मियोसिस डिवीजन के थ्रू मियोसिस होता है यहाँ पे, ठीक है। अब ध्यान देना, सर्टोली सेल्स क्या करती हैं, सर्टोली सेल्स इन स्पर्मेटिड्स जो हैं इनको न्यूट्रिशन देने का काम करती है। क्या करती है, न्यूट्रिशन का मेन काम है। तो पहला सर जर्म सेल कितनी बार न्यूट्रिशन, डिवाइड करती है? तो एक बार 2n से उसने n बनाया, एक सेल से ही 4 सेल बनती हैं मियोसिस में। 2n से n बनाया। ये डिवाइड करती है, फिर और बनती है सेल्स, फिर और बनती है, उनसे डिवाइड होके स्पर्म्स बनते हैं। हाँ, तो जो और सेल बनती है वो मियोसिस करती है, माइटोसिस। बेटा ये जर्म सेल तो फिक्स है, ठीक है। जर्म सेल ने तो मियोसिस करके अपना 2n से n नहीं एन ऐसे नहीं बनता, जर्म सेल तो यहाँ है ही है, इसके अलावा और बीच में जो स्पर्म मदर सेल्स हैं वो बनती हैं, वो स्पर्म मदर सेल्स आगे फर्दर डिवीजन करती रहती है मियोसिस। मियोसिस के भी 2 स्टेप होते हैं, मियोसिस 1 मियोसिस 2, समझ गए, ज़्यादा डीप नहीं जाते हैं, ठीक है। तो मेन क्या है, सर्टोली सेल्स का मेन काम क्या है, न्यूट्रिशन का काम है, किसको, स्पर्म्स को, ठीक है। इनको नर्स सेल भी बोलते हैं, इसीलिए क्या बोलते हैं, नर्स सेल भी बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, याद मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तो वैसे बता दिया, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या था, देखो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जर्म सेल, सर्टोली सेल्स न्यूट्रिशन देगी। अब देखो ये न्यूट्रिशन देती जाएंगी, यहाँ पे स्पर्म बनते जाएंगे। तो स्पर्म कहाँ बनते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं, ठीक है। इसके बीच में इंटरस्टिशियल जो स्पेस है, सर्टोली सेल्स इनके बीच में, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में, उस स्पेस में बीच में सेल्स मिलती हैं, इंटरस्टिशियल सेल, जिसको क्या बोलते हैं, लीडिक सेल्स। अब याद रखना, लीडिक सेल क्या करती है, इंपॉर्टेंट ये है, ये लीडिक सेल क्या करती है, ये टेस्टोस्टेरोन का सिक्रेशन करती है। किसका करती है, टेस्टोस्टेरोन, जो कि आपको पता है इट्स अ मेल हार्मोन, मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है ना ये, क्लियर।